ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन खत्म किया जिसमें स्नेल्स लॉ पढ़ा था, फिर ग्लास स्लैब हुआ। ठीक है। देन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना स्टडी किया विच वाज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फ्यू एप्लीकेशंस लाइक ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड, मिराज, लूमिंग। ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है देखे तो। एंड दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रिज्म का क्या एप्लीकेशन है। प्रिज्म देखा है सबने तो भाई, प्रिज्म इज यूज्ड प्रिज्म इज यूज्ड फॉर डेविएशन एंड डिस्पर्जन। प्रिज्म का जो बेसिक पर्पज है वो दो पर्पज है, डेविएशन एंड डिस्पर्जन, जिसमें हम लोग पहले आज डेविएशन पे फोकस करेंगे एंड देन डिपेंडिंग ऑन टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक इसका डिस्पर्जन होगा। प्रिज्म देखा है सबने कि नहीं देखा भाई? क्यों भाई, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे बताइए भाई। ट्रायंगुलर प्रिज्म में अगर आप देखो तो टोटल भाई इसके दो फेस ऐसे होंगे जो ट्रायंगुलर होंगे और तीन फेस ऐसे होंगे जो रेक्टेंगुलर होंगे। ठीक है ना, तीन फेस ऐसे होंगे जो रेक्टेंगुलर है, दो फेस ऐसे होंगे जो ट्रायंगुलर है। ठीक। अब इसमें से अगर हमने प्रिज्म को इस तरह से रखा हुआ है जैसे अभी डायग्राम में बना हुआ है, तो ये पार्ट जो सबसे नीचे वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है। और इधर वाले जो सरफेसेस हैं ये दोनों कहलाएंगे रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में क्या होगा कि एक सरफेस से लाइट एंटर होगी और दूसरे सरफेस से लाइट एग्जिट होगी, और इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल है ए, दिस एंगल ए इज कॉल्ड, इट इज पॉपुलरली नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, और इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। देखो जब भी लाइट रे, व्हेनेवर लाइट रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो बेसिक फिनोमेना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में जो पढ़ा हम लोगों ने, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मतलब देखा जाए तो प्रिज्म का जो अपनी थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन टू मेन कॉन्सेप्ट्स। वन इज स्नेल्स लॉ which is for refraction of light, and the other one is total internal reflection which we studied in the last lecture. तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एंड बेस ऑफ प्रिज्म। ये क्लियर है? अच्छा देखो, कॉपी में जब भी हम ड्रॉ करेंगे ना तो हम सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये पूरा 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि लाइट एक सरफेस से एंटर होगी और दूसरे सरफेस से एग्जिट होगी, तो वो पूरा सरफेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमको। हम लोग सिर्फ इसका एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ठीक है ना। तो ड्रॉ करते हैं एक दूसरा डायग्राम। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इसमें हम ये वाला एंगल मार्क कर देते हैं, ये हो गया एंगल ए। और नीचे हो गया इसका बेस ऑफ प्रिज्म, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि एक लाइट रे मैंने इसमें दिखाई है विच इज इंसिडेंट ऑन वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये लाइट रे हो गई हमारी इंसिडेंट रे। तो देखो इंसिडेंट रे अगर हमें गिवन है और हमें अब पता करना है कि आगे क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये रहा सपोज नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या बनेगा? आई को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अलग से लिख देंगे इसको। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जरा बताओगे कि ये जो लाइट रे एंटर होगी
तो ये किधर की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब लाइट का ये तो इसने इनिशियल पाथ हो गया, तो इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी, क्यों भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। बाहर का मीडियम एयर है बाय डिफॉल्ट, इधर भी एयर है, क्यों भाई, तो ये एयर टू डेंसर मीडियम जा रही है ना, बाहर बाहर है म्यू इक्वल टू 1 और अंदर है म्यू, तो रेयर टू डेंसर अगर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लेट अस सपोज कि ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, और ये वाला जो एंगल है ये हो गया एंगल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R1 से, एंड R1 इज नोन एज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 इज नोन एज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये लाइट रे अगेन, दिस लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सेकंड सरफेस, और सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे हमें फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और दोबारा जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सेकंड सरफेस पे, तो इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं R2 से, एंड दिस R2 इज कॉल्ड सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हालांकि ध्यान से देखो, तो क्या ये इंसिडेंट एंगल बनेगा ना भाई, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट एंगल है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, क्यों भाई, फिर भी इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट रे इधर से बाहर निकलेगी, तो अब ये देखो, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, सपोज मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये वाला एंगल हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एंड ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस हम लोगों ने पहले भी कहीं यूज किया है ना, कहाँ पे, ग्लास स्लैब में यूज किया है, याद है, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ये बताओ कि सबसे पहले पॉइंट पे, अगर हम पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन, क्या इक्वेशन होगी, बताइए भाई। बाहर का मीडियम 1 है, अंदर का मीडियम म्यू है, इधर एंगल आई है, इधर एंगल R1 है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू μ1 साइन I1, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। देखिए, कोई डाउट है इसमें। एंड सिमिलरली स्नेल्स लॉ एट सेकेंड सरफेस पे क्या होगा, स्नेल्स लॉ एट सेकेंड रिफ्रैक्शन, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे सिमिलरली, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में बनेगा कि म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। हम लोगों ने बाहर का मीडियम दोनों तरफ एयर ही लिया हुआ है। देखो, पहले यहां तक 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इसमें कोई डाउट है, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, स्नेल्स लॉ एट सेकेंड सरफेस, I, R1, R2 और E, इनके क्या नाम है वो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो लाइट रे 2 बार डेविएट हो रही है ना, एक बार इसका डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, और एक बार इसका डेविएशन यहाँ पे हो रहा है, और प्रिज्म का बेसिक पर्पस ही डेविएशन का ही है। if we want to deviate a light with a particular angle, we can use prism, we can also use mirror, but prism is also used। अब इसमें मुझे एक बात का जवाब दो, इस डायग्राम में ध्यान से देखना, ज्योमेट्री, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बताएगा कोई, क्यों भाई, ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, अगर तो ये पूरा एंगल 90 है, नॉर्मल के साथ है, और इतना एंगल R1 है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बचेगा, क्या ये 90 माइनस R1 बचेगा। एंड सिमिलरली इधर देखें अगर, तो ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो ये पूरा एंगल 90 है, और ये R2 है, तो इधर भी कितना एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी आप ध्यान से देखो तो बचेगा 90 माइनस R2। क्यों कर रहे हैं ऐसा,
क्योंकि आप ध्यान से चेक करो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 एंड प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ से ये 90 90 कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमें एक रिलेशन और मिलेगा, दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम प्रिज्म के केस में ध्यान रख सकते हैं। R1 R2 कौन से एंगल है? R1 R2 है एंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए यहां तक नोट करिए, कुछ डाउट है पूछिए। कोई डाउट? ठीक है। अच्छा, अब जो प्रिज्म का मेन काम है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिज्म इज डेविएशन। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइट रे इधर से इंसिडेंट हुई और इधर से ये जो लाइट है ये है इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो हमको ये देखना है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कितना एंगल है, मतलब ये लाइट रे डेविएशन हो कितना रहा है एक्चुअली, जिसको हम लोग डेविएशन के पर्पज से यूज कर रहे हैं प्रिज्म को। तो व्हाट इज द डेविएशन ऑफ रे? तो इस डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो इंसिडेंट वाली रे है, इंसिडेंट रे, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आप ध्यान से देखो क्या यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, और ये डेविएशन है डेल्टा 1। देखो मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है। और सिमिलरली दूसरी बार डेविएशन इस पॉइंट पे हो रहा है, तो ये है सेकंड डेविएशन, तो ये वाला डेविएशन है डेल्टा 2। बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? म्यूट कर लीजिए भाई। हम्म ये डेविएशन डेल्टा 1 और ये डेविएशन डेल्टा 2, क्लियर है? लाइट इधर जा रही थी और इधर चली गई तो ये डेल्टा 1 हो गया, फिर लाइट इधर जा रही थी और इधर मुड़ गई तो ये डेल्टा 2 हो गया। तो अगर हम इसका टोटल डेविएशन फाइंड आउट करें तो वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बनेगा। अब ध्यान से चेक करो तो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना होगा? तो देखो ये पूरा एंगल आई है, और उसमें से अगर हम R1 हटा दें तो हमको डेल्टा 1 मिल जाएगा। यानी डेल्टा 1 कितना होगा? डेल्टा 1 की वैल्यू होगी आई माइनस R1, और डेल्टा 1 को हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज, चेक कर लो। सिमिलरली डेल्टा 2 की वैल्यू लिखेंगे E माइनस R2, और ये भी क्लॉकवाइज है। देखिए है या नहीं है? तो हमें चाहिए यहाँ पे नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे, नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 की वैल्यू है आई माइनस R1, और डेल्टा 2 का वैल्यू है E माइनस R2। तो यहाँ से आपको डेल्टा नेट इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस ई एक साथ कर लेते हैं, माइनस ऑफ R1 प्लस R2 अलग हो जाएगा, और R1 प्लस R2 का वैल्यू हमको मालूम है, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला। तो डेल्टा नेट का भी एक एक्सप्रेशन आएगा, डेल्टा नेट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो ये प्रिज्म का हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, जिससे हमको क्या मिलेगा, हमको इससे डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा।
ठीक है ना। देखा जाए तो जितनी चीजें आपके सामने हैं इस वक्त, प्रिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इस पॉइंट, इनके किसी भी पॉइंट्स में इक्वेशन 1 2 3 4 के कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए अभी। डेल्टा 1 डेल्टा 2 में कोई डाउट है तो बताइए भाई। क्लियर है सब, कोई डाउट नहीं। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, बताइए फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो। सपोज देयर इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, ठीक है, और ये है इक्विलैटरल ये है इक्विलैटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म। हम्म। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 के इक्वल, और एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, हम्म, जिसका इधर से एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड ए पार्ट में फाइंड करना है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंड बी पार्ट में फाइंड करना है हमको एंगल ऑफ डेविएशन या सिंपली नेट डेविएशन। देखिए कैसे करेंगे, ऊपर जो 3 4 इक्वेशन है उन्हीं में से यूज होगा, करो ट्राई।
निकाला किसी ने? देखो सबसे पहले आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होता है जो नॉर्मल के साथ बनता है। तो नॉर्मल के साथ एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, देखिए, यानी जो आई है वो 60 डिग्री हो गया। अब बाय डिफॉल्ट बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और अंदर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो हम सबसे पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या इक्वेशन लिखेंगे? यूजिंग स्नेल्स लॉ 1 into sin 60 is equal to √3 into sin R1। अब R1 एंगल वो होगा जो अंदर बन रहा होगा, क्यों भाई, ये वाला एंगल R1 होगा। तो sin 60 कितना होगा? sin 60 is √3/2, तो दिस इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। तो यहाँ से आपको साइन R1 का वैल्यू मिलेगा 1/2। अब साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। देखो, तो सबसे पहले हमको इसमें R1 मिल गया, यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री आ गया। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो इसका प्रिज्म का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब देखो R1 इसका 30 डिग्री है, प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, तो हमारे पास एक रिलेशन है दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से R2 की वैल्यू हो जाएगी a माइनस R1, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30, यानी R2 भी 30 डिग्री के इक्वल आ गया। यानी जब ये लाइट रे दोबारा उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, दूसरे सरफेस पे, देखो ध्यान से, दोबारा जब इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एंगल इसका फिर से कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब देखो अगर फिर से 30 डिग्री बन रहा है ना, तो जब ये बाहर जाएगी तो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो ई एंगल आएगा ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि जब बाहर एंगल 60 है तो अंदर 30 है, तो अगर अंदर 30 है तो बाहर 60 होगा। स्नेल्स लॉ यही लगेगा, एग्जैक्टली सेम, बस R1 की जगह R2 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन तो आ गया कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। अब अगर हमें नेट डेविएशन चाहिए तो नेट डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस ई माइनस ए। देखो ध्यान से, अब आई की वैल्यू 60 है, ई की वैल्यू 60 है, और ए की वैल्यू भी 60 है, तो ध्यान से देखिए, तो नेट डेविएशन का भी आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। बताइए कैसे किया है? क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? हम्म और एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि व्हेन R1 is equal to R2, then light ray inside the prism will be parallel to the base of prism. When R1 is equal to R2, then light ray inside the prism will be parallel to the base of prism. यानी ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली जो रे है वो इस बेस के पैरेलल बनेगी। पैरेलल क्यों बनेगी? क्योंकि ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों 60 डिग्री हैं, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, तो बेसिक्स में देखा जाए तो इस बेसिक्स में तो बस यही दो तीन बातें हैं। स्नेल्स लॉ हो गए दोनों सरफेसेस पे, और ये वाला एक फॉर्मूला और एक ही वाला फॉर्मूला डेल्टा नेट का।
देखो कुछ डाउट है, पूछो। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग देखते हैं इसी में, प्रिज्म में ही। और नेक्स्ट हेडिंग है ग्राफ, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। देखो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हमने फाइंड किया लास्ट क्वेश्चन में, 60 डिग्री निकल के आया। अल्टीमेटली दिस एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि प्रिज्म का एंगल कांस्टेंट होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा। तो अल्टीमेटली डेल्टा नेट को डिसाइड करने वाला तो आई ही है, क्योंकि ई भी जो है वो आई पे ही डिपेंड करेगा। ई इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ई चेंज हो जाएगा अगर हम आई चेंज करेंगे, तो ई भी आई पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ आई आएगा, यानी जो नेट डेविएशन है इट विल डिपेंड ओनली ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट हमें उसका मैथमेटिकल रिलेशन की डेफिनेटली जरूरत नहीं है, हमें उसका ग्राफ जरूर ध्यान रखना है, और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखने कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसमें एक्स एक्सिस पे हम आई ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे डेल्टा ले लेते हैं। थोड़ा ध्यान से ये ग्राफ ड्रॉ करिएगा, ठीक है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि ये ग्राफ पैराबोला है, बट एक्चुअली पैराबोला नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। इस ग्राफ में क्या होगा, ये ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, और स्टार्टिंग में ये थोड़ा ज़्यादा स्टीपर होगा और बाद में इसकी स्टीपनेस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये सिमेट्रिक पैराबोला नहीं है, ध्यान से देख, ऐसा ही ड्रॉ करना आप। इधर इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है और बाद में इसकी स्टीपनेस कम है, स्लोप कम है। क्लियर है। और ये जो ग्राफ है, ये आई की मिनिमम वैल्यू, एक आई की मिनिमम वैल्यू होगी आई मिनिमम, और आई की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 90 डिग्री, वहां तक जाएगा। जब आई की वैल्यू मिनिमम है या 90 डिग्री है, मतलब आई जब आई मिनिमम है या आई की वैल्यू जब 90 डिग्री है, तो उस वक्त जो डेल्टा का वैल्यू है दैट इज डेल्टा मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा डेविएशन नहीं मिल रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वहां पे आई डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम है, तो ये कोई और एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ भी यही बोल रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाएंगे तो इसका डेविएशन देखो ध्यान से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए में, पॉइंट नंबर ए में, फॉर एवरी डेविएशन, फॉर एवरी डेविएशन there exist two angles of incidence, two angles of incidence, इसमें लिख देंगे कि एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम, और आगे इसी में लिखेंगे दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ, this is in accordance with principle of reversibility, principle of reversibility. One of the angles
if one of the angles is I, then the other one will be E. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ये बात समझनी है. 2-3 वर्ड आ गए इसमें. इन अकॉर्डेंस विथ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? देखो इस पॉइंट पे मैंने ये लिखवाया हुआ है, ध्यान से देखना. अगर हम कोई भी डेल्टा लेते हैं, ध्यान से देखो, कोई भी डेल्टा लेते हैं, नॉट डेल्टा मिनिमम, एनी अदर डेल्टा. तो ध्यान से देखिए कि फॉर एनी अदर डेल्टा there are two different angles of incidence. For which same deviation can be obtained. Means if I has this value, then delta के इक्वल होगा, and if I has this value, then also delta has the same value. तो मैंने पहला सेंटेंस यही लिखा है, फॉर एवरी डेविएशन, क्योंकि ये ग्राफ दो जगह कट हो रहा है. फॉर एवरी डेविएशन देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. एक एंगल ये, एक एंगल ये है. इफ वन ऑफ द एंगल इज आई, देन द अदर वन इज ई. मतलब अगर हम इसमें से ये वाला एंगल आई बोल देते हैं, सपोज दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल मस्ट बी ई. तो ऐसा कैसे है? देखो इसके लिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सपोज अगर हम कोई भी प्रिज्म लेते हैं, हाँ, एंड लेट्स से अ लाइट इज इंसिडेंट, देन इट got deviated towards the normal and then again away from normal. अब इसमें ये बताइए कि अगर ये वाला एंगल हम लोग आई बोल रहे हैं, अंदर R1 होगा, R2 होगा, और फाइनली ये वाला एंगल ई होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे बोलें कि ये वाला एंगल 53 डिग्री है एंड सपोज ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ध्यान से ये बताइए कि अगर हम 53 डिग्री पे लाइट को भेज रहे हैं, if light is sent at an angle 53 degree, angle of incidence, then the angle of emergence is 37 degree. Okay, what if अगर हम लाइट को इधर से 37 डिग्री पे भेजेंगे तो क्या होगा? क्यों भाई? 53 डिग्री पे इमरजेंस होगा. सपोज हम इधर से 37 डिग्री पे लाइट को भेज दें, उधर से भेज दें, तो क्या ये यही वाला पाथ फॉलो करेगी ना इनसाइड द प्रिज्म? द सेम पाथ विल गेट फॉलोड, ओनली डायरेक्शन ऑफ एरो विल चेंज. मतलब अगर हम इधर से 37 पे भेजेंगे तो इधर 53 आएगा. बट अल्टीमेटली फॉर 53 डिग्री और फॉर 37 डिग्री इंसिडेंट एंड इमरजेंस रे आर सेम. तो इनके बीच में एंगल भी तो सेम हो गया, चाहे इधर से लिख लो एंगल, चाहे इधर से लिख लो. तो इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर एवरी डेल्टा देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस. अगर हम इसको आई बोलेंगे तो ये ई होगा, अगर हम इसको आई बोलेंगे तो ये ई होगा. यानी आई और ई आपस में इंटरचेंजेबल है. अगर इधर से 60 पे भेज रहे हैं और इधर 45 पे निकल रही है, तो इसका मतलब है कि अगर इधर से 45 पे भेजेंगे तो इधर 60 पे निकलेगी. ये बात क्लियर है? बताइए. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस ग्राफ का. ठीक है. बट अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्राफ में एक एंगल ऐसा है डेल्टा मिनिमम जिसके लिए एक ही वैल्यू मिल रही है. तो इसका क्या मतलब है? इससे क्या मतलब निकलता है? तो देखो एक ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए ना एक तरह से. तो ये वो पॉइंट होगा जिसके लिए आई और ई की वैल्यू सेम है. यानी डेल्टा मिनिमम का जो केस है वो केस होगा जब आई और ई की वैल्यू सेम है. यानी इधर भी 45 है, इधर भी 45 है. तो अब 45 तो एक ही वैल्यू रहेगी ना, चाहे उधर से 45 ले लो, चाहे इधर से 45 ले लो. तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉर या कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब अगर हमें प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन चाहिए, डेल्टा मिनिमम, तो इस बात की क्या कंडीशन है? द कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस. In this case
I शुड बी इक्वल टू E। अभी बताओ कि अगर I और E इक्वल होंगे तो क्या ये बोल सकते हैं कि R1 और R2 भी इक्वल होंगे? यस सर। अगर I और E इक्वल है तो R1 R2 भी इक्वल होंगे। अच्छा, एक और बात, R1 प्लस R2 कितना है? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 A के इक्वल है। तो अगर R1 R2 इक्वल हैं तो क्या ईच A/2 हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये है, डेल्टा नेट। डेल्टा नेट इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अब आई और ई इक्वल है तो अगर हम डेल्टा नेट को डेल्टा मिनिमम लिखते हैं तो आई और ई में दोनों को आई लिख सकते हैं। देखिए, तो यहां से 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम लिख सकते हैं। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आती है? आई की वैल्यू आएगी ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब देखो ध्यान से, हमको R1 R2 भी मिल गया और I भी मिल गया। तो स्नेल्स लॉ की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा। स्नेल्स लॉ की फर्स्ट इक्वेशन थी 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। रख देते हैं, इसमें क्या आएगा? साइन आई की जगह लिखेंगे ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 इज A/2। देखो यहाँ से म्यू का वैल्यू हमको निकल आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ A/2। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कई सारे, ठीक है ना। एंड दिस एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वेरिएबल क्या है ये क्लियर है। व्हाट इज ए मालूम है, एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज म्यू मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। एंड व्हाट इज डेल्टा मिन? क्यों भाई, व्हाट इज डेल्टा मिन? डेल्टा मिन इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आप जरूर याद रखो कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म। फॉर मिनिमम डेविएशन आई मस्ट बी इक्वल टू ई, एंड इफ आई एंड ई आर इक्वल देन R1 इज इक्वल टू R2। और अभी मैंने एक बात लिखी थी कि जब R1 R2 इक्वल होते हैं तो क्या होता है? क्यों भाई? रे इनसाइड द प्रिज्म कैसी होती है? पैरेलल। पैरेलल टू द बेस। रे इनसाइड प्रिज्म will be parallel to the base, ठीक है ना। so this is condition of minimum deviation। condition of minimum deviation। and then next point is condition of maximum deviation। condition of maximum deviation। बताओगे भाई ग्राफ देख के, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन? लाइक इन मिनिमम डेविएशन we stated that I is equal to E, R1 is equal to R2। similarly for delta maximum, what is the condition? I is equal to 90 डिग्री। I is equal to 90 डिग्री, और ऐसे भी बोल सकते हैं I और E is equal to 90 डिग्री। क्यों भाई? बिकॉज अगर ये I हुआ तो ये E हो जाएगा, है ना। और अगर ये वाला I होगा तो ये E हो जाएगा। अब ऐसा कैसे, इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन इज either I or E is equal to
90 डिग्री। दिस इज दी बेसिक कंडीशन। अब देखो, कहने को तो ये दो अलग अलग केस हैं, I90 होगा तो अलग डायग्राम होगा, E90 होगा तो अलग डायग्राम होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों डायग्राम बना के देखते हैं और फिर हमको पता चलेगा कि एक्चुअली दोनों डायग्राम, बोलते जरूर दो अलग अलग डायग्राम है बट वो दोनों हैं एक ही। देखो कैसे, देखिए, व्हेन I इज इक्वल टू I मिनिमम, जब I मिनिमम होगा तो E की वैल्यू 90 डिग्री होगी। और सेकेंड केस में व्हेन I इज 90 डिग्री देन E इज I मिनिमम। I मिनिमम एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो ये जो फर्स्ट केस में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज ग्रेजिंग इमर्जेंस। Why grazing emergence? Because light is emerging at an angle 90 degree, and the other one is called grazing incidence। ग्रेजिंग इमर्जेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस समझते हैं कैसे? तो देखो, अब इसमें क्या है, देखो अब सेकंड वाले केस में, सॉरी फर्स्ट वाले केस में आप ध्यान से देखो, तो क्या हमको E मालूम है ना, तो हम उल्टा सॉल्व करते हैं। E मालूम है तो हम पहले E वाली लाइट रे बनाते हैं। तो दिस इज ग्रेजिंग इमर्जेंस, देखिए, और ये वाला जो एंगल E है, क्या ये 90 के इक्वल है? अच्छा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया A। अब ये बताओ कि अगर E 90 है, इफ E इज 90, तो कोई बताएगा कि R2 कितना होगा? R2 R2 निकाल सकते हैं R2? अरे स्नेल्स लॉ लगा के तो निकाल ही सकते हैं ना। yes sir क्या लिखेंगे, म्यू इंटू sin R साइन is R2 इज इक्वल टू 1 इंटू sin 90 साइन 90। तो आप चेक करो, साइन R2 का वैल्यू आ रहा है 1 अपॉन म्यू। और क्या ये साइन IC की इक्वल है ना, yes sir क्रिटिकल एंगल, यानी R2 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आ रहा है। तो ये R2 हो गया IC के इक्वल। ठीक है, अच्छा R2 IC के इक्वल हो गया। एक और यहाँ पे बनाते हैं परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो लाइट रे इधर से आ रही है, लेट से फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो एंगल है ये है I मिनिमम। अब R2 अगर IC है तो R1 कितना होगा? क्या R1 R1 A R1 भी माइनस? नहीं, R1 R2 इक्वल नहीं है ना, इस केस में नहीं इक्वल है। yes R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होता है, R1 प्लस R2 इज A, तो R2 इज IC, तो R1 इज A माइनस IC। तो अगेन स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो 1 इंटू साइन ऑफ I मिनिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। तो यहां से देखिए साइन ऑफ I मिनिमम निकल के आएगा म्यू इंटू साइन ऑफ, अब वैल्यू तो नहीं सॉल्व करने के लिए है तो हम ऐसे लिख देते हैं A माइनस IC। और यहां से अगर आप I मिन इक्वल टू निकालो तो I मिन की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ A माइनस IC। दिस इज द वैल्यू ऑफ I मिनिमम। अब हम ये एक बात यहाँ पे ये समझते हैं कि वाई इट इज कॉल्ड I मिनिमम। वाई इट इज कॉल्ड I मिनिमम, अगर हम I को और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I को और कम करने में फिर सोचो, ध्यान से जवाब दे सकते हो। देखो I को अगर हम और कम करेंगे, ध्यान से देखना डायग्राम, तो R1 का क्या होगा, R1 कम होगा कि बढ़ेगा? I कम होगा तो R1 भी कम हो जाएगा ना। देखो, अगर हम यहाँ पे I को कम करते हैं तो R1 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अभी R1 की वैल्यू ये है, अब I कम होगा तो R1 कम होगा। अब ध्यान से देखो, yes sir अगर R1 कम हो जाएगा, R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो क्या R2 बढ़ जाएगा ना। अभी R2 किसके बराबर है, अभी R2 IC के बराबर है। अब अगर R2 और बढ़ जाएगा
तो क्या लाइट रे बाहर निकलेगी? लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी। तो सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, सेकंड सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा अगर हमने फर्दर आई को डिक्रीज किया। इसीलिए ये ग्राफ जो है ये आई मिनिमम से ही शुरू हो रहा है। ग्राफ इस रीजन में हमको ग्राफ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस रीजन में लाइट बाहर आ ही नहीं रही है, सेकंड सरफेस से बाहर नहीं आ रही है, कहीं और से आएगी तो आएगी। क्यों भाई? यस सर, एक बार फिर से बताइएगा। मैंने इसमें ये बोला कि इफ आई इज फर्दर डिक्रीज्ड, ये रहा आई, इफ आई डिक्रीजेस देन आर वन ऑल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज साइन आई और साइन आर वन प्रोपोर्शनल है ना। आई डिक्रीज होगा तो आर वन भी डिक्रीज होगा। अब आर वन डिक्रीज होगा तो आर टू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर वन प्लस आर टू तो कांस्टेंट है ना। और आर यस टू अगर आईसी से ज्यादा हो गया, तो आर टू अगर आईसी से ज्यादा हो गया तो लाइट बाहर आएगी कि अंदर ही रह जाएगी? AIR हो जाएगा हो सर। जाएगा। हेंस ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस पार्ट के लिए नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है ना? बोलिए। ठीक यस है ना? सर। ये पॉइंट हम चाहे तो और लिख सकते हैं आगे। इफ I is less than I minimum, then R1 will be less than A minus IC. Hence, R2 will be greater than IC and TIR occurs at second refracting surface. ठीक है? और इस केस में नो लाइट रे comes out of second surface. सेकेंड सरफेस से नहीं आएगी, फिर बेस से आ सकती है। अब बेस से निकलेगी तो अलग, फिर वो अलग, आगे की कहानी अलग हो गई। बट यहाँ पे मैंने एक बात ये समझाई कि वाई इट इज कॉल्ड आई मिनिमम, तो इसका एक्सप्लेनेशन है अब आपके पास? यस सर। ठीक। अब जरा दूसरा केस देखते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो हम फिर से यही प्रिज्म ले लेते हैं, ध्यान से देखो, सेम टू सेम वही प्रिज्म। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया लेट से नॉर्मल। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होगा कि आई इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। ठीक है ना? देखो, वेरी क्लोज टू 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि ऐसे मान लो कि 89.99 है, क्योंकि एग्जैक्ट 90 होगा तब तो सीधे निकल जाएगा ना, अंदर जाएगा ही क्यों? तो ऐसे समझते हैं कि 90 से थोड़ा सा छोटा है, बहुत ही थोड़ा छोटा। तो आई 90 अगर है, आई अगर 90 है, तो बताओगे कि R1 कितना होगा? सर R1 आईसी के R1 इक्वल होगा। 2, हाँ IC। आईसी के इक्वल होगा। अब R1 अगर आईसी के इक्वल है तो R2 कितना होगा? R2 A हो जाएगा माइनस IC। A माइनस आईसी। तो फाइनली जो E आएगा, क्या वो I मिनिमम होगा? यस सर। तो अब तुम ध्यान से देखो, तो वैसे तो दो अलग अलग डायग्राम है, बट इन दोनों डायग्राम्स का जो कैलकुलेशन है वो यही आएगा ना। इट डजंट मैटर। I का वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे देन R1 इज इक्वल टू IC एंड R2 इज इक्वल टू A माइनस IC, हेंस E इज इक्वल टू I मिनिमम। तो बोलते हैं दो केस हैं, बट एक्चुअली दो नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझेंगे तो एक ही केस है। अगर हम इधर से आई मिनिमम से भेजेंगे तो इधर ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, है ना? अब इसमें बस एक पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड डेल्टा मैक्सिमम। तो डेल्टा मैक्सिमम कैसे लिखेंगे? डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू होगा आई प्लस ई माइनस ए। तो आई की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? आई मिनिमम, जिसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है। ई की जगह 90 और ए की जगह ए हमको गिवन होगा। तो डेल्टा मैक्सिमम अगर कभी निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेना। बट इसका क्वेश्चन आएगा तो फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, बस ये है।
बाकी कॉन्सेप्ट तो आप ध्यान रखो ही, थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप जवाब दे लेना। ठीक है, दिस वाज थर्ड पॉइंट, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, और एक और इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी, कंडीशन ऑफ TIR at second refracting surface। कंडीशन ऑफ TIR at second refracting surface, इसको हम कुछ जगह ऐसे भी लिखा रहता है, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि सेकंड सरफेस पे डेफिनेटली TIR हो ही जाए, मतलब हम कोई भी एंगल पे लाइट भेजें और उसका TIR हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होगी? तो ये बताइए, सेकंड सरफेस पे TIR होने के लिए जो कंडीशन है वो यही तो है कि R2 शुड बी ग्रेटर देन IC। यहीं से स्टार्ट Yes. करें, R2 ग्रेटर देन IC से। अच्छा, R2 ग्रेटर देन IC, R2 को लिख सकते हैं क्या A माइनस R1 ग्रेटर देन IC? R2 ग्रेटर देन IC और A माइनस R1 ग्रेटर देन IC। सेकेंड लाइन क्लियर? अब देखो, ये जो A माइनस R1 है, A माइनस R1 कांस्टेंट होगा या I चेंज करने के साथ चेंज होगा? A माइनस R1 एक कांस्टेंट फंक्शन है या फिर I को चेंज करेंगे तो A माइनस R1 भी चेंज हो जाएगा? चेंज होगा ना भाई, I चेंज होगा तो R1 भी चेंज होगा, दोनों जुड़े हुए हैं ना। तो अभी बताओ, अगर हम चाहते हैं कि किसी फंक्शन का जो वैल्यू है, कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऑलवेज ग्रेटर हो, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू IC से बड़ा हो गया तो उस फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज IC से बड़ी हो जाएंगी। करेक्ट? Yes, sir. अब A माइनस R1 का मिनिमम क्या कैसे होगा? तो हम इसको बोलेंगे, अगर हम ओपन करें तो A तो कांस्टेंट है, अब A माइनस R1 मिनिमम तब होगा जब A में से हम R1 का मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलिए, फोर्थ लाइन क्लियर? No, sir. फिर से एक बार A बताइए। माइनस R1 का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? A तो कांस्टेंट है, तो जब हम कांस्टेंट में से R1 का मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या A माइनस R1 Yes, का sir. मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। अब जरा आप मुझे बताओ कि R1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? R1 मैक्सिमम कब होगा? जब I मिनिमम होगा। मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम। R1 का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब I भी मैक्सिमम होगा। अब I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ऊपर वाला फिगर में जाते हैं, देखो ध्यान से, जब I 90 डिग्री है तो क्या ये R1 का मैक्सिमम वैल्यू है? बताइए। यस सर। तो R1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? IC के इक्वल। तो अगर हम इसको IC लिख देते हैं, A माइनस IC ग्रेटर देन IC, तो यहां से हमें कंडीशन मिलती है A ग्रेटर देन 2IC, और चाहो तो IC का वैल्यू रख दो। IC का वैल्यू क्या होता है? साइन इनवर्स 1/μ। तो अगर हमने कोई ऐसा प्रिज्म डिजाइन कर दिया जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म उसके 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो उसमें डेफिनेटली सेकेंड सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम रखें, सेकेंड सरफेस पे डेफिनेटली TIR हो ही जाएगा। ये है मतलब, सेकेंड सरफेस पे TIR हो ही जाएगा, कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बोलिए, ये बात समझ में आई है नहीं? यस सर। ठीक है, देखो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। करिए ट्राई इसको। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, ये हमको वही ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें एक बात और देखो ध्यान से, हमको मालूम है ना कि फॉर ईच डेल्टा देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। तो अगर उन टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस में से अगर हम एक एंगल को आई बोलते हैं, तो क्या दूसरा वाला एंगल ई होगा? कोई भी आई बोल दो, कोई भी ई बोल दो। और ये जो 28 डिग्री है, ये डेल्टा है। तो क्या रिलेशन है हमारे पास, इन तीनों में कोई रिलेशन है? क्यों भाई? यस सर। यूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू, क्या रिलेशन है? आई प्लस ई माइनस ए। तो डेल्टा 28 डिग्री है, आई 18 डिग्री है, ई 42 डिग्री है, और माइनस ए। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा देखो, हो गया। हम्म ए कितना आ जाएगा देखो। तो भाई 32 डिग्री। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करो। इसका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। क्लियर है भाई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
यहाँ भी आप देखोगे अगर, तो ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है, क्यों भाई, क्या ये एंगल डेल्टा मिनिमम है? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस सर। और जब डेल्टा मिनिमम होता है तो आई और ई इक्वल होते हैं, और वो भी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अगेन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ से ए कितना आएगा? पहले एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आ गया 60 डिग्री। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद जब डेल्टा 63 डिग्री है तो आई की वैल्यू I1 है, तो ई की वैल्यू 2I1 है। तो भाई म्यू निकाल लो, म्यू यहाँ से पहले निकाल लो। म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। देखो सारी चीजें पता है क्या? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम यानी 60 प्लस 60 बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 बाई 2। कितना आएगा म्यू का वैल्यू? तो ऊपर आएगा साइन 60 और नीचे आएगा साइन 30। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2। तो ये यहाँ से म्यू का वैल्यू √3 आ जा रहा है। देखो है आंसर ये हमारा है एक। अपने आप कर लेना चाहिए भाई, बताओ क्या डाउट है? इसके बाद ये देखो 63 वाला, 63 जब डेल्टा है तो आई को अगर हम I1 बोलेंगे तो ई को हम लोग 2I1 बोलेंगे। तो अगेन हम लोग वही सेम एक्सप्रेशन लगाएंगे, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 63 डिग्री। तो आई का वैल्यू I1 है और ई का वैल्यू 2I1 है। और ए तो हमको मालूम ही है, ए थोड़ा ना चेंज होगा क्वेश्चन में। तो इन चारों के बीच में कौन सा रिलेशन है? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। देखिए तो डेल्टा है 63, तो ये हो जा रहा है I1 प्लस 2I1 माइनस 60। तो यहाँ से 3I1 इज इक्वल टू आ रहा है 123। तो I1 कितना आ रहा है? 41 डिग्री। बताइए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसके फिर आप क्वेश्चन और देखना। एक छोटा सा पॉइंट और है प्रिज्म में, बिफोर डिस्पर्जन, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ थिन प्रिज्म। देखो थिन प्रिज्म हम कब बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा। तो देखो थिन प्रिज्म हम लोग तब बोल सकते हैं जब एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री की कैटेगरी में जाए। एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री, तो उस प्रिज्म को हम लोग थिन प्रिज्म की कैटेगरी में बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री से कम है, या जिसको हम लोग थिन प्रिज्म बोल रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग नियर नॉर्मल इंसिडेंस लें। नियर नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब है? तो ये मैंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया है फॉर पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्यों भाई?
पैराएक्सियल रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होना चाहिए ना, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो वो नॉर्मल के पास में ही हो, नियर नॉर्मल। तो अब ये बताओ कि अगर आई की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल का मतलब है वेरी स्मॉल। हम्म तो स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ की इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर वन। अब ये बताओ कि अगर आई स्मॉल होगा तो क्या आर वन भी स्मॉल होगा, ठीक है। और अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो ध्यान से समझना, हम लोग साइन आई को डायरेक्टली आई के इक्वल लिख सकते हैं इफ एंगल आई इज वेरी स्मॉल। बस कंडीशन ये होती है कि ये आई जो है फिर हमको रेडियन में एक्सप्रेस करना चाहिए, डिग्री में नहीं। तो जरा ये बताओ इसमें क्या आएगा, साइन आई की जगह हम लोग क्या लिख दें, क्या सिंपली आई लिख दें, और साइन आर वन की जगह सिंपली आर वन लिख दें, चलेगा ना, बोलिए। और सिमिलरली यस सर। सेकेंड सरफेस पे लगाएंगे तो सेकेंड सरफेस पे लिखेंगे म्यू इंटू साइन आर टू, म्यू इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब आर टू भी छोटा होगा तो ये हो जाएगा म्यू इंटू आर टू इज इक्वल टू ई। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। मतलब अगर एंगल्स छोटे हैं तो साइन आई को, साइन थीटा को थीटा लिख दिया है सभी जगह, और कुछ नहीं किया है। अब अगर हम डेविएशन निकालें तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन से आई की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या म्यू आर वन लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से ई की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टू और माइनस ए। अब इसमें से अगर हम म्यू कॉमन लें तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस ए, और आर वन प्लस आर टू भी क्या ए हो जाएगा ना, तो हो जाएगा म्यू टाइम्स ए माइनस ए। तो यहाँ से डेल्टा का एक एक्सप्रेशन आएगा, ए कॉमन ले लें अगर, ए इंटू म्यू माइनस वन। यानी ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि अगर प्रिज्म थिन है तो उसका जो डेविएशन है वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहले जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था वो एक थिक प्रिज्म के लिए, नॉर्मल प्रिज्म के लिए, लेकिन अगर प्रिज्म थिन है तो उसका डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, और उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इंटू म्यू माइनस वन। ठीक है, अगेन प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये फॉर्मूला किस कंडीशन में है, ऑब्वियसली वो कंडीशन तो ध्यान रखनी ही है, कहीं पे भी नहीं एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है, जब प्रिज्म थिन हो, प्रिज्म थिन होना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल होना चाहिए। और इसी थिन प्रिज्म को अगर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन थिन प्रिज्म, इमेज फॉर्मेशन इन थिन प्रिज्म। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई थिन प्रिज्म है। अब देखो इतना थिन होगा कि वो हमको ये एंगल जो मैंने बनाया है अभी आपके सामने ना, ये एंगल लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास है, क्यों भाई। तो ऐसे समझो कि 10 डिग्री से कम एंगल होगा तो वो दोनों सरफेसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक जैसी ही लगेंगी, दो अलग अलग सरफेस नहीं लगेंगी। हाँ, अब अगर हमने सामने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट लिया है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे कि एक लाइट रे अगर इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो ये बताओ कि कोई भी लाइट रे जो जाएगी पैरा एक्सियल होगी, क्या उसमें डेविएशन आएगा तो वो डेविएशन डेल्टा के इक्वल होगा, क्यों भाई, ये बताइए। कोई भी लाइट रे जो प्रिज्म के ऊपर जाएगी उसमें डेविएशन कितना आ जाएगा, डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, डेल्टा का वैल्यू कितना है, ए इंटू म्यू माइनस वन। तो एक लाइट रे मैंने ये वाली ली है जो डेल्टा से डेविएट हो रही है, और ऐसे ही सपोज करो कि अगर हम एक लाइट रे और लेते हैं जो
डेल्टा एंगल ऊपर हो पहले से ही, तो अगर वो डेल्टा एंगल ऊपर होगी पहले से ही, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी डेल्टा घूम जाएगी। तो अगर वो भी डेल्टा घूम जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी ये दोनों लाइट रेज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई, रिफ्रैक्टिंग रेज हो गई। तो इनको अगर हम बैक ट्रेस करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों रेज को बैक ट्रेस करते हैं तो देखो ये दोनों कहाँ मीट आउट कर रही हैं, जहां पे ये मीट कर रही है ना, वही पॉइंट हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और इस रियल ऑब्जेक्ट का ये वर्चुअल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट का ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। हाँ, अब ये वाला एंगल डेल्टा है, तो अगर हम यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ए ले लें, तो ये वाला जो गैप है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लैटरल शिफ्ट। हाँ, तो ये लैटरल शिफ्ट की जो वैल्यू है ये ए इंटू डेल्टा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए, कैपिटल ए, म्यू माइनस 1, शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जैसे हम लोगों ने ग्लास स्लैब में लिया था वैसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो शिफ्टिंग है वो लैटरल शिफ्टिंग है, साइड वाइज। ठीक है। यस सर। मैंने लास्ट लेक्चर में एक भेज दी थी आपको, एक डीपीपी करने के लिए, कर रहे हैं उसको? यस सर। ठीक है, तो प्रिज्म का थ्योरी और एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट फिर लेक्चर हम लोग डिस्पर्जन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर।